नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है, और वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। तो चलिए आज इस बड़े सियासी संकट की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बिहार में ये जो पूरा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, इसकी जड़ में क्या है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है विस्फोटक आरोप। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि राज्य के दो सबसे बड़े नेताओं पर लगे हैं। और ये इतने गंभीर हैं कि इनसे न सिर्फ सरकार की नींव हिल गई है, बल्कि पूरी राजनीतिक बिसात पर खलबली मच गई है। तो इस राजनीतिक तूफान के बिल्कुल केंद्र में है बिहार के दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इन पर लगे आरोपों ने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया है हमला करने का, और सत्ताधारी गठबंधन के अंदर भी एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। तो मामला कुछ ऐसा है, एक तरफ हैं जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर और आरजेडी के तेजस्वी यादव जो आरोप लगाने, और दूसरी तरफ हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो अपना बचाव कर रहे हैं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आरोप असल में हैं क्या। शुरुआत करते हैं सम्राट चौधरी पर लगे सबसे सनसनीखेज आरोपों से। देखिए, कहानी शुरू होती है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावों से। उनका सीधा आरोप है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 1995 के एक मास मर्डर केस में शामिल थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सजा से बचने के लिए उन्होंने अपनी उम्र को लेकर अदालत को ही गुमराह कर दिया। अब ये जो उम्र में धोखाधड़ी का आरोप है ना, वो इन दो दस्तावेजों पर टिका है। 1995 में अदालत में चौधरी ने खुद को नाबालिग बताया, मतलब करीब 15 साल का। लेकिन 25 साल बाद 2020 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र बताई 51 साल। अब गणित बहुत सीधा है, अगर वो 2020 में 51 के थे तो 1995 में उनकी उम्र 26 साल होनी चाहिए थी, 15 नहीं। और प्रशांत किशोर इसी विरोधाभास को पकड़ रहे हैं। उनके शब्द हैं, अगर चौधरी के हलफनामे पर विश्वास किया जाए तो 1995 में वो 26 साल के थे। यही उनके पूरे आरोप का केंद्र बिंदु है कि एक ही व्यक्ति कानूनी तौर पर एक ही समय में नाबालिग और बालिग दोनों कैसे हो सकता है। अब आते हैं दूसरे डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप है कि विजय सिन्हा का नाम दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों जगहों पर उनके वोटर आईडी नंबर यानी एपिक नंबर भी अलग अलग हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने गंभीर आरोपों के बाद बचाव तो सामने आना ही था। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं कि आरोपी मंत्रियों और उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। सम्राट चौधरी ने तो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका पक्ष एकदम साफ है, यह सब राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने की एक कोशिश है, और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि चुनावों से ठीक पहले ऐसे मुद्दे उठाना एक सोची समझी राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। विजय सिन्हा ने अपनी सफाई में एक प्रक्रिया का हवाला दिया है। उन्होंने ये माना है कि हाँ, उनका नाम दो लिस्ट में था, लेकिन उनका दावा है कि इसे हटाने के लिए वो पहले ही इलेक्शन कमीशन को फॉर्म जमा कर चुके हैं। उनके मुताबिक ये उनकी गलती नहीं, बल्कि कमीशन की तरफ से हुई एक प्रोसेस की चूक है, और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। देखिए, ये आरोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, इनसे पूरे बिहार की राजनीति में जबरदस्त लहरें उठ रही हैं। चलिए देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल असर क्या हो रहा है। इस संकट पर राजनीतिक रिएक्शंस भी तेजी से आ रहे हैं। जनस्वराज पार्टी तो सीधा गवर्नर से कार्रवाई की मांग कर रही है, तो आरजेडी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जीरो टॉलरेंस के वादे की याद दिला रही है। यहां तक कि सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान भी सबूतों पर सवाल उठा रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को समझते हैं कि यह कहानी सिर्फ रोज की सुर्खियों से बढ़कर आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। तो आखिर में इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे बवाल से हमें क्या समझना चाहिए? इसका असली निचोड़ क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ कुछ राजनेताओं के बारे में नहीं है। ये जवाबदेही हमारे संस्थानों जैसे कि अदालत और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, और सबसे जरूरी मतदाता के विश्वास जैसे बुनियादी सवालों को छूता है। और साथ ही एनडीए की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को भी ये सीधी चुनौती देता है। और अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का ऐसा तूफान चल रहा हो, तो आम जनता सच्चाई और विश्वास की वो ठोस जमीन आखिर कैसे तलाशे?